नमस्कार मित्रों। आज हमें स्कूल लेक्चरर भर्ती से संबंधित है जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन ने पहले वाले वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा की थी कि उसके कितने भाग हैं और किस रणनीति से उसको मैंने पढ़ा, और आज हमें द्वितीय प्रश्न पत्र जो विषय का रहता है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसके क्या भाग है, उसको कौन से पुस्तक से पढ़ना है और उसको पढ़ने का क्या तरीका है और अलग अलग भाग को किस तरह से पढ़ा जाए तो एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको लेक्चरर बनना है तो आपके विषय को टॉप से टॉप करना है। टॉप से टॉप का मतलब होता है उसमें आपका अंक है वो ये होना चाहिए कि आपकी पकड़ इस पर है 100% है। और 100% का मतलब है कि इतने अंक तो होने ही चाहिए जितने आप फर्स्ट पेपर में पासिंग को जोड़ोंगे और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग बन जाए। कहने का मतलब है पासिंग फर्स्ट पेपर के अंदर 150 अंक में से 60 अंक होते हैं, तो आप इतने तो 60 है जोड़े और आपके विषय के साथ में तो कम से कम 350 से ऊपर नंबर हो जाए, उतने अंक तो आने चाहिए। तो विषय पर पकड़ आपकी होनी चाहिए, इसको लेकर के आज हम विशेष परिचर्चा करेंगे। जो स्कूल लेक्चरर हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है, सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आते हैं। तो इसमें 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब टोटल 300 अंकों का हो गया। और फर्स्ट पेपर है 150 अंक का, मतलब दोनों ये 450 अंक का हो गया। मतलब सेकंड ग्रेड 500 अंकों की है और ये 50 अंक कम, मतलब 450 अंकों की है। तो आज हम 300 अंकों की रणनीति को लेकर के चलेंगे कि 300 अंक किस तरह से 300 में से 250 प्लस या अपन कहे तो 280 प्लस भी जा सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ के रहना, जिसके अंदर विस्तार से जब चर्चा करेंगे उसमें समय बताएंगे कि हम यूट्यूब पर पूरी क्लासें देने वाले हैं। तो ऐसी रणनीति कि 250 प्लस एवरेज स्टूडेंट के बन जाए और जो जिसकी विषय पर ज़्यादा पकड़ है उसको तो 280 तक भी वो जा सकते हैं। तो आज हमें 250 प्लस प्लस कैसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं विषय में, वो उसको लेकर के चलेंगे। तो ध्यान दीजिए वीडियो पर। और इसमें 4 खंडों में बांटा गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। ओके, अब सब चीज़ हम एक एक पहलू को छू करके देखेंगे कि कौन सी जगह से पढ़े और कितना पढ़े और कैसे पढ़े। आप एक बार हमें विशेष रूप से खंडों का परिचय करवा देते हैं कि प्रथम खंड है वो उच्च माध्यमिक स्तर का रहता है, मतलब है जो 12th लेवल है वो रहता है उसका। उसमें व्याकरण आती है और काव्य शास्त्र आता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये 2 भाग है, ये उच्च माध्यमिक स्तर में आता है। पहले तो इसमें ऐसा रहता था कि इसमें से 55 प्रश्न आते थे, मतलब 110 अंक का रहता था। फिर स्नातक स्तर का भाग था, उसमें भी 55 अंक का रहता था और स्नातकोत्तर में 20 अंक का रहता था। और जो लास्ट शिक्षा मनोविज्ञान का है ये 30 प्रश्नों का रहता था, मतलब 55 प्रश्न, 20 प्रश्न और 30 प्रश्न। इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल 150 प्रश्न इस तरह से विभाजित होते थे। लेकिन अभी देखने को मिला है कि वो इसमें से कहीं से भी एवरेज प्रश्न पूछ लेते हैं, तो अभी कोई फिक्स नहीं है। एक बार हम पेपर जो पिछला पेपर हुआ है उसको लेकर के चर्चा करेंगे, तब आपको मैं बता दूंगा कि कौन से भाग में से कितने प्रश्न आए हैं। आप मेरे वीडियो का इंतजार करना। इसमें अभी आपको पहला खंड है, उसके अंदर व्याकरण और काव्य शास्त्र है। अब व्याकरण को कैसे पढ़ना है, देखो मित्रों, जैसे आप व्याकरण को
ज़्यादा इतनी जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल लेक्चरर लेवल पर व्याकरण होती है वो सामान्य बेसिक पूछी जाती है। आपको अक्षरों और शब्दों का नॉलेज और हिंदी भाषा का ज्ञान यहाँ तक ही रहता है। बाकी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में व्याकरण को पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, इतना स्कूल लेक्चरर में नहीं है। स्कूल लेक्चरर में एक आपको ये टेस्ट करने की कोशिश रहती है कि शब्दों का और भाषा का इनको ज्ञान कितना है। इसका मतलब है कम से कम 17-18 प्रश्न आते हैं और वो भी ज्ञान वाले पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कोई बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर हम व्याकरण को कितना पढ़े, क्या पढ़े? तो स्कूल लेक्चरर लेवल पे और नेट लेवल में तो एक भी व्याकरण का सवाल नहीं आता। मतलब है फर्स्ट ग्रेड और उससे ऊपर जो व्याकरण का लेवल है वो केवल ज्ञान के मामले में रहता है। ये सारा बाहर काव्य शास्त्र और साहित्य की ओर चला जाता है। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं है। व्याकरण यहाँ हल्की दृष्टि से पूछी जाती है। इतना कोई इस लेक्चर लेवल पर व्याकरण का कोई ज़्यादा अंदर से जाके पूछने का उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। एकदम बेसिक लेवल से पूछते हैं और वो भी ज्ञान, जैसे शब्द ज्ञान है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और लोकोक्ति है, मुहावरे हैं। इस तरह से सामान्य बेसिक लेवल का ज्ञान है वो व्याकरण में पूछा जाता है और आपको वहाँ तक ही पढ़ना है। और जो सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी करते हैं वहाँ फिर हिंदी के मामले में व्याकरण को ज़्यादा भार दिया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है और डीप प्रश्न बनाने की उनकी रणनीति रहती है। इसमें इतना नहीं है। इसके बाद में है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र एक चैलेंजिंग जो चैप्टर है उसमें काव्य शास्त्र को अच्छा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक सामान्य ट्रिक्स और सूत्र है, उसके बेस पर पकड़ के अच्छी तरह से आप काव्य शास्त्र को तैयार करोगे तो अच्छा स्कोर रहेगा। आम स्टूडेंट होते हैं इनका इसमें वीकनेस रहती है। तो ये जो एक काव्य शास्त्र है और एक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन दोनों को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है लेक्चरर लेवल पे। ये आपकी जो सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनको भी जैसे काव्य शास्त्र में जो छंद है, अलंकार है और रस है, उसके बारे में थोड़ी विशेष रूप से अपन जब आगे पढ़ाएंगे तब आपसे अच्छी तैयारी करवाएंगे। और जो जैसा मैंने तैयार किया है उसको एकदम सरल भाषा में कैसे आप तक पहुंचाया जाए उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। और इसके बाद में स्नातक स्तर। देखो मित्रों, स्नातक स्तर के अंदर हिंदी साहित्य है। साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास। जहाँ भी हिंदी साहित्य आए तो वहाँ साहित्य का इतिहास से मतलब रहता है। उसके अंदर आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। देखो मित्रों, ये सबसे ज़्यादा लेक्चरर लेवल पर सबसे ज़्यादा यदि भूमिका रहती है तो हिंदी साहित्य के इतिहास की रहती है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये विशेष रोल प्ले करता है स्कूल लेक्चरर के अंदर। 2 नंबर पर काव्य शास्त्र, 1 नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें मित्रों आपको जितना भी जो गहराई से आपको ज्ञान हो वही आपका सब्जेक्ट पर पकड़ कहलाती है। तो देखो, आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। अपन जब भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ को मतलब है विशेष रूप से सामान्य भाषा में और ट्रिक्स के साथ में अच्छी तरह से सभी भाग समझा देंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि सर ने जो हमको समझाया है आज तक हम जिसमें परेशान हो रहे हैं उसको एकदम चुटकियों में समझा दिया। इस तरह से जब वीडियो बनाएंगे तब आपको समझा देंगे। तो देखो, आदिकाल है, इसमें से 6-7 सवाल बनने के हैं। तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा ये हार्ड रहता है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, आदिकाल के जो से कवियों के नाम हैं, उनकी रचनाओं के नाम हैं, उनकी प्रवृत्ति हैं, थोड़ी अटपटी महसूस होती है आपको, लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 6-7 प्रश्नों का जो मैटर है ये रोल प्ले करता है। तो आपको यहाँ कोई डरने की ज़रूरत है नहीं है। ये स्टार्टिंग आपका भाग है। इसमें जैसे 4 भाग है, जैसे आपको नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है और रासो साहित्य, ये 4 है। और चारों के नाम और साहित्यकार और रचनाकार सारे थोड़े थोड़े अटपटे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चारों में से एक एक सवाल आ जाता है।
है ना, जो सिद्ध साहित्य है, नाथ है, रासो है और जैन साहित्य, इसमें से एक एक सवाल इसमें से आ जाते हैं। एक एक सवाल इनकी एक एक इनमें से जो कवि है उनका आ जाता है, एक एक उनकी प्रवृत्तियों से आ जाता है। तो 7-8 सवाल का मामला है और थोड़ा सा इनके नाम वगैरह मैंने पूर्व बताया कि अटपटा है, आपको डरने की जरूरत कतई नहीं है। मैं सरल भाषा में आपको समझा दूंगा, पढ़ाऊंगा तब है। और इसके बाद में है भक्ति काल। जो भक्ति काल है उसके भी 4 भाग है, जिसमें जो कृष्ण मार्गी है, राम मार्गी है, संत साहित्य है, सूफी साहित्य है। तो देखो मित्रों, जो संत साहित्य है जिसमें तुलसीदास जी, कबीरदास जी ये सब रहते हैं, तो आप इसको परिचित है पहले से ही, तो आपको इसमें कोई डरने की जरूरत है नहीं कि जिसमें संत साहित्य है, सूफी साहित्य है और राम मार्गी है और कृष्ण मार्गी है। इन चारों में से वही सवाल बनने वाले हैं, 7-8 सवाल बनने वाले हैं। और इसमें भी 4 भाग है। जो आदिकाल था उसमें भी 4 भाग है। उसको अच्छी तरह से जैसे समझा देंगे आपको कि जो राम मार्गी है उसमें तुलसीदास जी प्रॉपर है, मेन है। उसके बाद में कृष्ण मार्गी है, उसमें सूरदास जी प्रॉपर है जो इनके। उसके बाद में जो जैन सॉरी कृष्ण मार्गी हो गया सूरदास जी। और इसके बाद में होगा संत साहित्य। संत साहित्य के अंदर कबीरदास जी हो गए और सूफी साहित्य है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। तो चारों का ये चारों कवि मेन है। तो उसमें से आपको एक सवाल इनकी प्रवृत्तियों से बन जाता है और एक कवियों से बन जाता है। तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक लेवल पे इसलिए बताया कि ये जैसे कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, सूरदास जी, इनका नाम आप आम रूप से सुनते रहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में आ गया रीति काल। रीति काल में रीति सिद्ध और रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये 3 धारा है। 3 धारा में जैसे आप मान लो कि रीति बद्ध है उसमें और रीति मुक्त में और रीति जो सिद्ध है, इन तीनों के अंदर जो मेजर कवि है उनको लेकर के सवाल बनेंगे। और बाकी इनकी रचनाओं से संबंधित है और प्रवृत्तियों से संबंधित है बनते हैं प्रश्न। तो ये भी सरल है। जैसे रीति मुक्त के घनानंद जी है, प्रमुख है। इसके बाद में है आधुनिक। मित्रों, ये जितना भी रोल प्ले करते हैं तीनों, इसका जो डबल है ये आधुनिक काल रोल प्ले करता है हिंदी साहित्य के अंदर। इसका मतलब है हिंदी साहित्य का जो जान कहते हैं, मेन हार्ट कहते हैं, वो आधुनिक साहित्य है। अब आधुनिक साहित्य इनमें से 7-7-7 मतलब है प्रश्न हो गए 21 से 25 सवाल हो गए। तो 21 से 25 सवाल आधुनिक में से आते हैं। जितना ये भाग है ना, ये इतना अकेला भाग है। तो आपको इनको आधुनिक साहित्य के अंदर भी जैसे अपन माने भारतेंदु से लेकर के जो समकालीन कवि तक है, ये जो 8-9 चरण बनते हैं, धारा बनती है, उसी धारा में हमको पढ़ना है। जैसे शुरू में भारतेंदु जी है, जो इसको अपने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद में ये द्विवेदी काल में जाता है और द्विवेदी काल के बाद में छायावाद उत्तर, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, फिर समकालीन कविता। इधर से ये पूरा 8-9 चरणों में जो अलग अलग कवि है, जिसमें आपको निराला है, महादेवी वर्मा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन सब को जो आपके निर्मल वर्मा है, इन चैत्य कवियों को पढ़ोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आधुनिक काल के अंदर भी। तो आधुनिक काल मेन पॉइंट है। मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो कम ही रहेगा ये, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारी सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाता है आधुनिक साहित्य। इसमें भी 2 भाग है, गद्य और पद्य, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो गद्य खंड और पद्य खंड नाम दिया इनका। वही है जो मेजर पॉइंट है इसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी साहित्य के अंदर हमको
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब मैंने बता दिया 3 काल है, इन तीनों पर आधुनिक काल भारी पड़ता है, इसका मतलब यहाँ आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद में स्नातकोत्तर स्तर। देखो मित्रों, पहले स्नातकोत्तर स्तर था, उसके अंदर है ये रचना वाला टॉपिक थे, ये नहीं थे। अब ये जुड़ गए तो ये चीज़ें सारी इसका विभाजन है, प्रश्नों का शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी आपको जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र इसमें आता है, रचना जो लगी हुई है अलग अलग, वो रचना आपको पढ़ा देंगे। निबंध है, कहानियाँ हैं और हिंदी भाषा, मतलब जो अपनी हिंदी भाषा है उसकी विकास और प्रगति किस तरह से हुई वो लेकर के स्नातकोत्तर का स्तर रहता है। और इसके बाद में है शिक्षा मनोविज्ञान और आईसीटी, ये चौथा खंड है। अभी तक हटा नहीं है लेकिन हटने की बात चल रही है कि ये पूरा पहले पेपर में जाने वाला है। अभी हमको यही समझना है कि ये चौथे भाग के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान है। वो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अच्छी आपको जो बुक होगी वो बता देंगे आपको, उसमें से आपको पढ़ लेना है। तो ये मेजर अपने जो मैंने आपको समझाने का था एक बेसिक लेवल पर है वो बता दिया। जो सेकंड पेपर के रूप में जाना जाता है उच्च माध्यमिक स्तर है, और इसके बाद में स्नातक और स्नातकोत्तर, और इसके बाद में है जो शिक्षा मनोविज्ञान, ये चारों खंड इसमें आगे। अब अपन आते हैं, कई लोगों ने मुझे पर्सनली हो या वीडियो पर जो प्रश्न किए हैं उनको लेकर के अपन चर्चा करेंगे कि चलो, एक कोई अभ्यर्थी है जोधपुर से, उसने एक सवाल किया है। एक तो सर मन में भटकाव रहता है कि भर्ती कब आएंगी और पोस्ट कितनी होगी, परीक्षा कब होगी। चलो मित्रों, विद्यार्थी के मन में भटकाव तो चलता रहता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको जो भर्ती नहीं आई हुई है उसको शांति काल मानते हुए भटकाव पैदा नहीं करना है और आराम से पढ़ाई करनी है। कम से कम 7-8 घंटे डेली रेगुलर पढ़ाई करनी है। जब भी भर्ती आएगी उस समय आपको कम से कम चौथे या 5वें रिवीजन में आप चलने चाहिए। तो आपको भटकाव जैसी कोई स्थिति नहीं रखनी है। अपने चैनल से जुड़ जाना। आपको हिंदी के मामले में 1% ही कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो लोग हैं हिंदी पढ़ते हैं आपकी नज़र में, जो लेक्चर लेवल पे हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप सारे को सूचित कर देना। भटकाव की 1% भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सारा भटकाव अपन रोक देंगे इसी चैनल के माध्यम से, आपको अच्छा मैटर बता करके। और जितना जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी उस पर क्लास बना करके आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। भर्ती कब आएंगी, तो भर्ती 3-4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर अंदर किसी हालत में, मतलब 6 महीने का मतलब ये हो गया कि 2024 में अंदर अंदर भर्ती जरूर आएंगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे आपको एग्ज़ाम मान लो कि जब भर्ती आएगी 4 या 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम मान लो आप। कहने का मतलब है 1 साल के अंदर है भर्ती आना और परीक्षा होना दोनों ही। मेरे को लगता है कि ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में है बाजारीकरण के कारण स्थायी सामग्री पर विश्वास कम होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे हिंदी लेवल पर तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है कि अलग अलग है पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन हमारे को उसमें से चुनाव करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने चुनाव किया हुआ है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो बाज़ार से आप कोई चीज़ सामग्री खरीदते हो, तो मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा आपको क्या चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी है। तो ज़्यादातर आपको कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक है नोटबुक और एक पेन आपको ख़रीदनी है। बाकी सारा कंटेंट मैं आपको लिखवा दूंगा। आपको कहीं से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये भटकाव पहले से ही रुक गया आपका। इसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं, हिंदी विषय के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े और किसको कितना समय दे। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको अलग अलग भागों को। और अपने दिमाग में ध्यान रखें कि मैंने जो पूर्व वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि 2 भाग में आपको हिंदी में पढ़ना है। 2-2 घंटे, मतलब 4 घंटा हिंदी को पढ़ना है आपको। और
देख लो कि आप 2 भाग को लेके चलो, तो एक जैसे आपने ले लिया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो दूसरा भाग ले लिया आपने व्याकरण। बस 2 घंटा इसको पढ़ो, 2 घंटा हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ो, बस 4 घंटे हो गए ना। ये पूरा होने के बाद में इसको जोड़ दो, और ये पूरा होने के बाद में इसको जोड़ दो। इस तरह से 4 घंटे कम से कम विषय को पढ़ो, 4 घंटे फर्स्ट पेपर को पढ़ो। इसके बाद में है आधुनिक काल व स्नातक स्तर की रचना को कैसे तैयार करें। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आधुनिक काल तो मेजर पॉइंट है सिलेक्शन का। जिसने भी प्रश्न पूछा है, अच्छा सवाल है कि आधुनिक काल हमारे सिलेक्शन के, आधुनिक काल और काव्य शास्त्र, ये लेक्चरर लेवल पर सिलेक्शन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं दोनों ही। तो स्नातक स्तर की रचना को भी कहाँ कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बता देंगे आपको कि कैसे प्रत्येक रचना को तैयार है करना। इसके बाद में हिंदी विषय से नेट के लिए क्या पढ़े, दोनों ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का समान या अलग। इनका पूछने का मतलब है कि ये इसका तैयारी का वे क्या है, तो नेट के लिए क्या पढ़े और है नेगेटिव मार्किंग वगैरह का क्या मामला, ये इन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, देखो मित्रों, कि जब ये आपका सब्जेक्ट तैयार करने लगोगे ना, व्याकरण से लेकर के काव्य शास्त्र और साहित्य और ये रचना, ये सब लेके चलोगे तो आपका सेकंड ग्रेड भी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा और नेट भी हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है ना, वो आप यदि तैयार करते हो ना, तो सेकंड ग्रेड चुटकियों में निकलती है और हंसते हंसते नेट जेआरएफ हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग का 1/3 है, बाकी नेट जेआरएफ में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बाकी यहाँ यदि आप 3 प्रश्न के उत्तर गलत देते हो तो एक सही प्रश्न का उत्तर है काट लिया जाता है आपसे। फिर छठा प्रश्न है, किस भाग को कितना समय दे, क्या रणनीति हो जिससे रिवीजन कैसे करें। बहुत बढ़िया सवाल किया है इन्होंने कि किस भाग को कितना समय दे। तो मैंने भाग को बता दिया है कि 2 भाग कर लो आप कोई भी को, एक भाग को 2 घंटे इसको पढ़ो, 2 घंटे इसको पढ़ो, ठीक है। और रिवीजन है वो प्रत्येक दिन 2 घंटे पढ़ते हो तो आधे घंटे कल वाले को पढ़ के 1.5 घंटा आज है नया पढ़ना है, तो रिवीजन का झंझट ही आपके खत्म हो जाएगा। इसके अंदर प्रत्येक भाग को 2 घंटे दो, आधा घंटा कल वाले को पढ़ो, 1.5 घंटा नया पढ़ो। तो एक रिवीजन का शेड्यूल चलाना और वो करना और वो करना, भाग दौड़ सारी समाप्त हो जाएंगे आपके। इसके बाद में है ग्रेड में व्याकरण कैसे तैयार करें, क्या कैसे पढ़े, किसको अधिक समय दे। वो फर्स्ट ग्रेड का पूछ रहे हैं कि भाई व्याकरण कितनी पढ़े। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ग्रेड लेवल पर व्याकरण का ज़्यादा कोई इतना महत्व है नहीं, मतलब ज़्यादा आपको डीप जा करके व्याकरण से आपको नहीं डरना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर व्याकरण से वो डरता है जो उसको 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी करनी है। यहाँ तो केवल ज्ञान पूछा जाता है आपको, है ना। लोकोक्ति, मुहावरा, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द ज्ञान, युग्म शब्द, ये ज्ञान पूछा जाता है। यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है। और प्रत्येक भाग को कैसे तैयार करना है ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया गया है। साहित्य में किस काल को कवि को अधिक समय दे, आदि। साहित्य में किस काल व कवि को कितना समय दे। बहुत अच्छा सवाल किया है कि प्रत्येक काल है उसको कैसे समय दे और कवि को कैसे पढ़े। तो मित्रों, आप है जब बार बार पढ़ोगे उस कवि के साथ में उस रचना को जोड़ के पढ़ोगे तो उसको आराम, जैसे तुलसीदास जी को पढ़ोगे रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास हनुमान बहु, तुलसीदास हनुमान बहु, जैसे तुलसीदास कवितावली, तुलसीदास कवितावली, प्रत्येक रचना को और कवि को साथ में करके आप पढ़ोगे तो आराम से वो चीज़ें याद हो जाती है। प्रश्न पूछते हैं सर कवि की रचना कैसे याद करें, तो ऐसे करिए आप, है जैसे उसकी रचना लिखी हुई है, इधर कवि का नाम लिखा हो तो कवि को, जैसे तुलसीदास जी है रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास हनुमान बहु, तुलसीदास कवितावली, तुलसीदास गीतावली, तुलसीदास गीतावली, इस तरह से आप है करके कवि के साथ में कनेक्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। फिर है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या अभ्यास को अलग का तरीका अपनाएं। मतलब उन्होंने पूछा है कि इसका अभ्यास कैसे करें, तो अपन टेस्ट सीरीज चलाएंगे, उसके माध्यम से अभ्यास होता रहेगा। तो ये रिवीजन भी आधा घंटा डेली करते हो तो आप डेली वाला दो, तो ये अभ्यास साथ साथ में होता रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो निकालिए आप है,
और अपन टेस्ट सीरीज भी चालू कर देंगे। हिंदी को तो एक एक चैप्टर को फोड़ डालेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको कि हिंदी का जितना भी है प्रश्न है या फिर किस में कितना रिवीजन अभ्यास करना, वो सारी चीज़ अपने बता देंगे। टेस्ट भी चालू कर देंगे, उसके माध्यम से आपका नॉलेज परखते रहेंगे समय समय पर और आप इसको भी दे सकते हैं। लास्ट में आपने क्या रणनीति अपनाई, कोचिंग की या सेल्फ, कितनी बार एग्जाम दिया, कितने प्रश्न करे, क्या नंबर थे, कैसे पढ़े, रिवीजन का क्या तरीका था, क्या रैंक का सोचकर तैयारी की थी। अच्छा देखो मित्रों, इन्होंने तो ऐसा सवाल पूछा है कि एक सवाल के अंदर भी 10 सवाल पूछ लिए। तो देखो मित्रों, पहले वाली भर्ती में मैं बहुत कम नंबरों से रहा था, तो मुझे अब की बार कहीं से ही कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास मैटर पहले से ही पढ़ा था। ऑथेंटिक जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है और जितने भी ऑथेंटिक है जो राइटर है, उनसे मैंने अच्छे नोट्स बनाए हुए थे। और पिछली बार में मेरे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर थे, बट पीछे रह गए कम नंबरों से। तो मुझे विश्वास था मेरे नोट्सों पर, तो मैंने उसी को ही बार बार जो पढ़ता रहा और मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी इतनी रैंक आएंगी, बट ऊपर वाले की दया होती है, तब सब कुछ संभव है। सारे ताने एक झटके में ही मिट जाते हैं लोगों के। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ में भी यही होगा कि अच्छी रैंक लाओगे। मेरे साथ में जुड़ने का मतलब है अपन सिलेक्शन नहीं करवाते, सारे ही रणनीति से चलते हैं तो अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं। तो मुझे विश्वास था कि मेरे जो पुराने जो मटेरियल मैंने खोज के ऑथेंटिक बुकों से बनाए थे, वो प्रश्न ही बने और उसी की बदौलत अच्छी रैंक भी लगी। तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ आप तक प्रोवाइड करे, तो आपकी जो रैंक है टॉप 100 के अंदर रहे। केवल सिलेक्शन सोचने वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन अच्छी रैंक सोचने वाले कमाल कर जाते हैं मित्रों। तो वो चीज़ भी रहेंगी। अब एक सवाल है इनका, आजकल हिंदी विषय में लोग अधिक हैं, लोग कहते हैं कंपटीशन भी अधिक है, डर भी लगता है, अनेक कोचिंग या माध्यम भी इन सब का मैनेज करे और रैंक से सिलेक्शन कैसे करे। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हिंदी के अंदर आज कैंडिडेट भी अधिक है और डर भी बना रहता है, लेकिन ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी के अंदर पोस्ट भी अच्छी आती है, सब बाकी सब्जेक्ट से तुलना में हिंदी के अंदर ज़्यादा पोस्टें आती है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो, इसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। आपने क्या रणनीति अपनाई, क्या दिनचर्या थी, दोनों पेपरों की कैसे मैनेज करा, कितनी बार कोर्स रिवीजन किया, टेस्ट दिया तो कितने मार्क्स आ रहे थे। अच्छा, बस यही था कि दोनों पेपरों को 2 भागों में बांट दिया था, प्रत्येक भाग को 2 घंटे दिए, मतलब है फर्स्ट को भी 2 भागों में बांट दिया और सेकंड को भी 2 भागों में बांट दिया। 4 भाग हो गए, 8 घंटे हो गए। प्रत्येक भाग को पढ़ना, आधे घंटे रिवीजन करके 1.5 घंटा नया पढ़ना, यही रणनीति थी और समय बच जाता है। तो जहाँ कमी है, जैसे कोई चीज़ अपने पीछे छूट रही है या कोई एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो 2 घंटे का और एक है शेड्यूल चला लिया तो 10 घंटे पढ़ लिया। परीक्षा नज़दीक आई तो 2 घंटे और चला लिया, मतलब 12 घंटे पढ़ लिया। लेकिन परीक्षा से पहले 8 घंटे, उसके बाद में चलो समय परिस्थिति के अनुसार 2 भाग और बढ़ा लिए तो 6 भाग हो गए, 6 इंटू 2 बराबर 12 घंटे हो गए। तो ये रणनीति रही और टेस्ट सीरीज भी समय समय पर दी और स्कोर बढ़िया हो रहा था। उसमें भी मुझे विश्वास था कि सब्जेक्ट अच्छा तैयार हो गया है, मेरे कंटेंट में सही प्रश्न आते हैं। और मैंने कई परीक्षाओं के अंदर देखा ऐसा, केंद्र सरकार की जो भर्ती है, पीजीटी, टीजीटी और जो केवीएस, एनवीएस
दिल्ली एडमिनेस बोर्ड, नेट और अपने राजस्थान लेवल के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, मेरे नोट्स को छूते हुए कम से कम 90% हुब टू हुब, और बाकी जो चीज़ कंटेंट है उसके आसपास से ही सवाल बन रहे थे। तो मुझे विश्वास हो गया था कि सवाल इसी कंटेंट में से आ रहा है। तो 95 एक्यूरेंसी रह रही थी, तो मेरे नोट्सों पे विश्वास था मुझे। तो हिंदी को मैंने जिया है पिछले 7-8 साल में, तो उसका ज़रूर फ़ायदा हुआ। दिनचर्या का पूछा है, तो दिनचर्या तो मेरा थोड़ा रात को पढ़ने का ज़्यादा था थोड़ा। तो उसके बाद में प्रश्न किया है, पुस्तक सूची सभी भागों की जो आपने पढ़ी है। अच्छा, ऐसी कोई पुस्तक सूची मेरे पास में नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि आपने किस किस के बारे में पढ़ा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ये आप व्याकरण है जो अपने एनसीईआरटी की बुक चलती है 9 to 12 उसको पढ़ना ही पढ़ना है। वो कंपलसरी है आपके पास में। जो भगवे टाइप में वो उसका कवर आता है, वो तो आपके पास में लानी ही लानी है, ठीक है। और उसका थोड़ा संशोधित रूप था, सोनदान चारण या ऐसे करके कोई था। तो रियल जो एनसीईआरटी थी वो मुझे नहीं मिल पाई, तो एक सोनदान चारण थे, उनकी जो एक संशोधित बुक थी वो मैंने लाई थी। काव्य शास्त्र है, नरोत्तम स्वामी को ले आओ आप, है ये पर्याप्त है। और बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास है जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, और मेरे नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं, मैं वो उसको आपको पढ़ा दूंगा। और रचना है, और ये किसी में से देख लेंगे, उस समय जब देखेंगे तब बढ़ा देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शिक्षा मनोविज्ञान मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित तो सिकवाल है वो पढ़नी है आपको। उसमें से जो भाषा लिखी हुई है वो सरल है, इसलिए वो कंटेंट है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो अच्छा है, क्योंकि सिकवाल की थोड़ी लैंग्वेज है, इजी है। बाकी व्याकरण मैंने आपको बता दिया, जो एनसीईआरटी या फिर संशोधित रूप है जो सोनदान का ले आना, और काव्य शास्त्र नरोत्तम स्वामी ले आना, बाकी ये पढ़ा देंगे। बाकी जो सारी चीज़ है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो देख लेना, इसमें से जो सिकवाल है उसमें से देख लेना। बाकी क्या है, ज़्यादा कोई पुस्तक की सूची की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा यूट्यूब पर मैटर पढ़ा दूंगा। आप मेरे पर भरोसा करिए, ऐसा नहीं है 1-2 दिन के लिए आपसे जुड़े हैं, लंबे समय तक आपसे जुड़ेंगे। और एक आपसे निवेदन है कि जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को शेयर करो, उनको चैनल सब्सक्राइब कराओ, और मेरे को मोटिव करिए। अभी तो आप हैं, उसके बाद में मैं आपको मोटिव करूँगा। तो मित्रों, मुझे केवल सब्सक्राइब और व्यूज़ है वो मिल जाए थोड़ी समय के लिए, तो अपने को एक लगने लग जाएगी अपने साथ में अच्छे विद्यार्थी जुड़ गए हैं, तो अपन ऐसा कंटेंट आपके साथ में अवेलेबल करवाएंगे कि मार्केट में किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। पूरे भारत में कहीं भी खोज के देख लेना, कोई भी पुस्तक उठा के देख लेना, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो कंटेंट मेरे हाथों से बनाया है वो मुझे विश्वास है, और उसमें मैंने लिखा है, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक से मैंने सारी चीज़ बनाई है, वो कहीं हो नहीं सकती। इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ कि वो चीज़ एक जगह इतना कंटेंट नहीं हो सकता। बस मेरा उद्देश्य यही था कि वो आप तक है पहुँचाए। फिर है, परीक्षा तक स्वयं को कैसे मैनेज करें, क्या दिनचर्या हो, कैसे पढ़े, आत्मविश्वास कैसे बनाए, मन में भटकाव रहता है कि कुछ याद भी नहीं है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही, ये सारे जो तैयारी करते हैं उन सब के मन में रहती है, आपको अलग से डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ही ऐसा रहता है कि परीक्षा तक स्वयं को कैसे मैनेज करें। बहुत कठिन है भाई मैनेज करना, क्योंकि कम से कम आपको 5-6 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। आप कंपटीशन में हो, आपके माता पिता के साथ में आप न्याय करना चाहते हो, तो कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना आपको। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं पूरे दिन में, ऐसा समझते हैं बहुत कुछ कर दिया मैंने तो बहुत कुछ कर दिया और आज पूरे दिन की पढ़ाई हो गई। नहीं, गलत है। आपके माँ बाप के साथ में ये आप गलत कर रहे हो। बाकी किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप घंटा 2 घंटा पढ़ाई करके आपके माँ बाप के साथ में अन्याय कर रहे हैं। विद्यार्थी वो है कम से कम 5-6 घंटे
7-8 घंटे पढ़े और रिवीजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। भागों में विभाजित नहीं करोगे तब तक एक चीज को आप 50 पेज पढ़ लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कल रिवीजन नहीं हो पाएगा उसका। इससे अच्छा है कि 4 भाग कर दो, 5-6 पेज पढ़ो और आधा घंटा रिवीजन करो, आगे बढ़ो, रिवीजन करो, आगे बढ़ो। ये भाग करके आप रिवीजन करोगे, आगे बढ़ोगे, ये आपको मैनेज करेगा लंबे समय तक इस मैदान में टिके रहना, न कि आपके माँ बाप के साथ में धोखा करना। 1-2 घंटे पढ़ करके कहते हैं हम तो पढ़ रहे हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपके माँ बाप को नुकसान होने वाला है और पढ़ाई के नाम पर उनके साथ में आप धोखा कर रहे हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए। बल्कि बाकी आप समझो, आत्मविश्वास सारी चीज, दिनचर्या वगैरह, आप सारा भटका वगैरह समाप्त कब होगा? आप भाग को 4 भागों में बांटोगे और डेली आप आधा घंटा रिवीजन करोगे, आगे बढ़ोगे। एक बार इस नुस्खे को आप अपनाइए, मैंने अपनाया था, तो लंबे समय तक है टिके रहने का बहुत अच्छा साधन है कि आपके फर्स्ट पेपर को 2 भागों में बांटो, सेकंड पेपर को 2 भागों में बांटो। मैं ज़्यादा इस पर जोर देना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये सब भटकाव को, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला एक नुस्खा है। इसके बाद में है भर्ती पर परिचर्चा, सिलेबस, रिवीजन का तरीका, काव्य शास्त्र, रचना का डर आदि। बिल्कुल काव्य शास्त्र का डर रहता है, जब तक आप इसको मूल को पकड़ के बात को समझने की कोशिश नहीं की ना काव्य शास्त्र को, तो ये आपके हाथ में से निकल जाएगा। इसको आराम से आपको समझना है। रस है तो उसको क्या चीज है, छंद है तो क्या है, उसको पर्टिकुलर पकड़ करके आराम से अपने ढंग से उसको याद करना है, तब जाके काव्य शास्त्र का डर आपके मन में से कम होगा। सिलेबस पर चर्चा अपन ने कर ली है पहले से ही। बाकी अंतिम दौर के सवाल है, 2-3 ले लेते हैं अपन। एक भाग के लिए एक पुस्तक ही पर्याप्त है क्या? नोट्स बुक से बड़े हैं वो भी तो हमें आराम से पढ़ लेते, पर बुक मुश्किल होती है, ऐसा क्यों? मतलब इन्होंने पूछा है कि एक भाग के लिए क्या एक बुक ही पर्याप्त है या नोट्स और बुक के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो मित्रों, जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसकी बुक पढ़ने में बहुत समय लगता है, उसको अधिगम करने में भी बहुत समय लगता है। तो मैंने बता दिया आपको कि मेरे पास जितना भी कंटेंट है ऑथेंटिक बुक्स का जो है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस सारा प्रश्न जो भी पूछना चाह रहा था उसका आप उत्तर ले लेना कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मैं जो लिखवाऊंगा वो सारी चीज़, कंटेंट, बुक और नोट्स दोनों ही उसमें कवर हो जाएंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है, शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं? अगर विस्तार से बनाए हो तो उसमें क्या दिक्कत है? वैसे रिवीजन तो उन्हीं से भी हो सकता है। बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपने जो विस्तार से नोट्स बनाए उसमें हाईलाइट कर दो, या मैं जैसे अलग अलग ग्रीन पेन था यूज कर लेता था, और जिसको पढ़ता था उसके नीचे एक बार राइट चिन्ह लगा लेता था कि ये पूरा टॉपिक है, ये मैंने पढ़ लिया। 1 बार 2 बार पढ़ता था, 2 बार टिक लगा देता था। तो उसको हाईलाइट कर दो और उसी के अंदर से ही आप रिवीजन कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट नोट्स है, आपको लगे तो आप कभी थोड़ा घूमते हुए पढ़ लेते हैं, तो आपको लगे तो बना भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें से भी रिवीजन आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, इन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो अच्छे प्रश्न थे, अलग अलग सवाल थे, उनके उत्तर है। दिक्कत रहती है हिंदी विषय को लेकर के कि कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स कहाँ से पढ़े, कैसी दिनचर्या रहे, आत्मविश्वास नहीं रहता आदि सारे सवालों के उत्तर एक ही बात में बता देता हूँ आपको मैं, कि जब तक आप अपने सिलेबस के भाग करके नहीं पढ़ोगे ना, एक ही चीज़ को पढ़ते रहोगे ना, तो 100 दिक्कतें होगी। सर क्या दिक्कत होगी बताइए? जैसे आपने आज 50 पेज पढ़ लिए पूरे दिन में। अच्छा 50 पेज पढ़ लिए तो आप एक तो पूरे दिन में बोर हो जाओगे उस 50 एक एक जैसे मैटर से।
फिर कल आप 50 पेज को रिवीजन कब करोगे? फिर आपके मन में भटकाव आएगा, आप पढ़ाई छोड़ दोगे, 7 दिन घूमने जाओगे कहीं। फिर कोई कहेगा पढ़ते नहीं क्या, फिर बोलेंगे वापस आकर के वही विधि, 50 पेज पढ़े, 60 पेज पढ़े। आज तो मैंने किसके पढ़े? भक्ति काल के। या पढ़ लिया आदि काल को 50 पेज, तो पूरे दिन ऐसे लगेगा जैसे पागल हो गए, क्योंकि ऐसे अटपटे नाम है इसमें से। कैसे मैनेज करूंगी इसको? नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप और आपके जितने भी मित्र हैं उनको अपने चैनल से जोड़ देना, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ देना। कम से कम 270, 300 में से, मतलब है एक कठिन टास्क है, लेकिन मेरे नोट्स पर इतना मुझे विश्वास है कि आप 275 प्लस ही रहोगे। पूरा का पूरा कंटेंट और उसमें जोड़ करके अवेलेबल करवाऊंगा। आपको भरोसा और विश्वास बनाए रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि एक जैसे पर 50 पेज पढ़ते हो तो दिक्कत होती है। तो आपको सारी बात का एक ही है, रणनीति यही है, आप कभी भी पढ़ो, चाहे दिन को पढ़ो चाहे रात को पढ़ो। आपके सिलेबस जैसे आपके सामने आज अपन ने हिंदी का हिंदी का सेकंड पेपर बताया, लेकिन इसमें फर्स्ट पेपर भी तो है। किसी ने पूछा सर कैसे मैनेज करके पढ़े, तो देखो जैसे आपके सामने ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, इसमें एक है फर्स्ट पेपर है और दूसरा है आपके सामने सेकंड है पेपर। तो देखिए मित्रों, 2 भाग बांटने हैं पहले तो। कितने? 2 भाग, भाग 1 भाग 2। इसको भी भाग 2 भागों में बांटना है, भाग 1 और भाग 2। बस जैसे इसमें आपने ले लिया इतिहास, जो भारत का और है राजस्थान का इतिहास है वो ले लिया। इसमें ले लिया आपको व्याकरण, इसमें ले लिया आपने भारतीय राजनीति, और इसमें आपने ले लिया हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा सर, हमने ये तो कर लिया, हमारे फर्स्ट पेपर को हमने 2 भागों में बांट दिया और सेकंड पेपर को भी 2 भागों में बांट दिया। फिर देखो मित्रों, इसको तो फिर ये आपने सबसे बड़ा जो मेजर अपन लास्ट में सार के रूप में बात समझाना चाह रहे हैं कि आपके सामने फर्स्ट ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड के 2 पेपर है, एक है फर्स्ट पेपर और है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपने 2 भाग कर दिए सर हमने, तो एक में इतिहास रख दिया और एक में भारत की राजनीति रख दिया। इसके बाद में इसमें रख दिया व्याकरण और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया। प्रत्येक को आप इसको भी 2 घंटे दे रहे हो, 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 तो कितने हो गए? 8 घंटे। प्रत्येक को आधा घंटा कल वाला रिवीजन करना, 1.5 घंटा नया पढ़ना है। सर हम तो 5-6 पेज ही पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 पेज पढ़िए, क्योंकि 6-6 करते आपके पास में 4 भाग है, कम से कम 40 पेज हो जाएंगे। और आप उधर से 60 पेज पढ़ रहे थे एक दिन में एक ही मैटर के, आज 20 पेज कम पढ़े जा रहे हैं लेकिन मजबूत पढ़े जा रहे हैं। ये रैंक लाने वाली रणनीति है। तो देखिए, फिर ये जैसे व्याकरण पूरा हो जाए इसकी जगह काव्य शास्त्र डाल दो, इतिहास पूरा हो जाए
इसकी जगह पाश्चात्य काव्य शास्त्र डाल दो या रचना डाल दो। इधर इतिहास है, ये पूरा हो जाए, भूगोल डाल दो, ये राजनीति पूरी हो जाए, विज्ञान डाल दो। इस तरह से चारों भागों की जगह जो पूरा होता रहेगा आगे डालते जाओ, पूरा होता रहेगा आगे डालते जाओ। कोई दिक्कत वाली नहीं है बात, आपको इसके अंदर है। रिवीजन भी कब हो रहा है ये भी पता नहीं चलेगा, सिलेबस भी पूरा कब हुआ ये भी पता नहीं चलेगा, और रैंक भी आ जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। बस केवल इस 4 भाग को मजबूत करते रहो, पीछे मुड़ो, रिवीजन करो, आगे बढ़ो, रिवीजन करो, आगे बढ़ो, बस। और उसके बाद में एक दिन सिलेबस भी अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अलग से कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं इसको। तीसरी बात, कोई बर्डन प्रेशर लेने की जरूरत नहीं आपको कि कोई चीज़ आज नहीं पढ़ रहे। बस आपको मीठी नींद आएगी कि मैं चारों खाने आराम से चित कर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई आराम से हो रही है और मैं आराम से आगे चीज़ें लेके चल रहा हूँ। बस आप मोटिव होते रहिए अपने आप मोटिव कैसे होगे? आपके माँ बाप के सपनों को याद करो, उनकी तरफ देखो कि ये जो 8 घंटे की रेगुलर पढ़ाई है ना, ये मैं करके मेरे माँ बाप को खुश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं घंटे 2 घंटे की करके उनके साथ में धोखा किया जाए। 7-8 घंटे, हो सके तो 2 घंटे और बढ़ाओ, 10 घंटे करो, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं, बस 8 तो मिनिमम रखिए। तो ये चीज़ आपके माँ बाप को खुश करने वाला नुस्खा है। जितने आप इस चीज़ को ज़्यादा करोगे आपके लिए फ़ायदा बनेगा। ऐसा नहीं 1-2 घंटे बन के फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ऐसा रिजल्ट मिलने वाला कतई नहीं है। कम से कम 8 घंटे पढ़िए, इस तरह से खुद मोटिव होते रहिए। दुनिया क्या कह रही है उनको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। कोई कहेंगे कितने साल से नौकरी नहीं लगा, वो नहीं लगा, वो नहीं लगा, वो कहते रहेंगे दुनिया। आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है और 8 घंटे रेगुलर पढ़ना है। दूसरी बात है, आप अपने मन में ऐसे याद करिए कि मेरी नौकरी लगने के बाद में मुझे क्या परिवर्तन होने वाला है, मेरे साथ में क्या बदलाव होने वाला है, वो देखिए। मेरा परीक्षा दे कर के मैं आऊँगा, मुझे अच्छे स्कोर मिल रहे होंगे, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, अच्छी लोकेशन में पोस्टिंग हो उसका वेट कर रहा हूँ, डेली स्कूल आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, अच्छे से मेरी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे घर परिवार को अच्छे से लेके चल रहा हूँ। इस तरह से जो आपके सम्मोहन विधि अपनाइए, इसको सम्मोहन विधि कहते हैं। जब आप नौकरी लगने के बाद में क्या परिवर्तन होने वाला है ये आप अभी तैयारी करते वक्त सोच के चलिए, जो आपको मोटिव करेगा ये बात। इसको सम्मोहन विधि कहते हैं। मतलब आपके साथ में नौकरी लगने के बाद में जो परिवर्तन होगा ना, ये परीक्षा देने गए, अच्छा स्कोर हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अच्छी लोकेशन पर पोस्टिंग लूँगा, उसके बाद में स्कूल आऊँगा जाऊँगा और मेरे परिवार को मैं खुशी दूंगा। इस तरह से आप विचार करोगे ना तो भी आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपके माँ बाप का जो सपना है, तस्वीर है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे 7-8 घंटे की पढ़ाई से खुश है, क्योंकि मैंने आज इतनी पढ़ाई की है और मेरी नौकरी के बाद में ये परिवर्तन मेरे में होने वाला है, ऐसे होगा वैसे होगा। वो सारी चीज़ें आप सोच के चलोगे ना तो ज़्यादा पढ़ाई होगी, आप कभी भी आपके दिल में भटकाव नहीं आएगा। बस केवल अपने सपने को सींचिए और पढ़ाई करके सींचिए। ऐसे दुनिया के सामने अपने मैटर को बता के, अपनी बातों को बता करके कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कतई नहीं कहना आपको। आपकी रणनीति के बारे में आप ही जाने तो सबसे अच्छा है। आपकी रणनीति आप तक रहे तो ही अच्छा है। बस केवल आप इस रणनीति से चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी दुनिया के सामने ज़्यादा आपके रणनीति को बताना नहीं है, बस केवल आपके रणनीति को मैंने बताया उस हिसाब से चलना है। और एक दिन आपका जो विषय है वो इतना टॉप हो जाएगा, इतना टॉप हो जाएगा कि आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, बाकी सारी चुटकियों में निकलनी शुरू हो जाएंगी। केवल आप अपने
पर विश्वास रखिए और मेरे मैटर पर विश्वास करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।